नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर कॉन्वेंट। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है कापा, जिसे हम कहते हैं करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ये कापा है क्या। आखिर हम करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन कह रहे हैं, बट ये कापा है क्या चीज। तो देखिए, कापा को हम समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, जो मैंने यहाँ पे इस तरह दी हुई है। जो मैंने इस तरह यहाँ पे इस तरह समझाई है। कापा प्रोसेस प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर बिजनेसेस टू डील विद एंड रेक्टिफाई करंट एंड पोटेंशियल क्वालिटी मैनेजमेंट इश्यूज। सो देखिए, कापा है क्या। कापा एक प्रोसेस है और एक एक स्ट्रक्चर है जो कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आता है या रेक्टिफाई करने का काम आता है। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब है यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या और भी कोई ऐसी कंपनी है जो कि कुछ प्रोडक्शन कर रही है। तो वहां पे ड्यूरिंग ऑडिट हम जानते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑडिट्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टीज के द्वारा, या फिर सिस्टम ऑडिट्स होते हैं जो कि कंपनीज अपने यहाँ करवाती हैं सिस्टम को फुलफिल करने के लिए। तो जब कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी सिस्टम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ जब ऑडिट करती है, तो अगर वो उन्हें कोई ऑडिट के दौरान कोई नॉन कंफर्मिटी मिलती है या कोई ऐसा इश्यूज मिलता है जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो वो इसके लिए एक एनसी रेज करती है, एक नॉन कंफर्मिटी रेज करती है। उस नॉन कंफर्मिटी को सिस्टमेटिक वे से क्लोज करने का जो डॉक्यूमेंट होता है उसी का नाम कापा है। तो कापा देखिए, कापा क्या करता है। कापा प्रोसेस provide a structure for a business to deal with and rectify current and potential quality management issues। तो काबा प्रोसेस यहाँ पे क्या कर रहा है। इट्स अ स्ट्रक्चर अप्रोच। सो एक स्ट्रक्चर है जो कि रेक्टिफाई करता है इसको, पोटेंशियल क्वालिटी मैनेजमेंट इश्यूज को, करंट एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट इश्यूज को रेक्टिफाई करता है। करेक्टिव एक्शंस टैकल्स एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द कॉजेस। तो देखिए, करेक्टिव एक्शन क्या है। कापा प्रोसेस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टिव एक्शंस की। तो देखिए, करेक्टिव एक्शन यहाँ पे क्या बात करता है। करेक्टिव एक्शन यहाँ पे कहता है टैकल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द कॉजेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके कॉजेस को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके कॉजेस को एलिमिनेट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। साथ ही प्रिवेंटिव एक्शन की बात करते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन सीक्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटीज अहेड ऑफ टाइम। तो देखिए साथियों, प्रिवेंटिव एक्शन यहाँ पे क्या बात कर रहा है। प्रिवेंटिव एक्शन कह रहा है कि आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम को होने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है ताकि वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में अकर ही ना हो। तो जब इस तरह के अप्रोच पे हम काम करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन हमने समझा, प्रिवेंटिव एक्शन हमने यहाँ पे समझा। देखिए, इसका मतलब हम इस तरह से समझते हैं कि करेक्टिव इज अ रिएक्टिव एंड प्रिवेंटिव इज प्रोएक्टिव। सो करेक्टिव इज रिएक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जो करेक्शन हम करते हैं या जो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं वह एक्चुअल में रिएक्टिव है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुकी है और अब हम उसे ठीक कर रहे हैं। तो एक ही रिएक्टिव एक्शन है। लेकिन जब हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो एक प्रोएक्टिव एक्शन होता है। क्यों प्रोएक्टिव एक्शन इसलिए होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिफोर द एक्चुअल प्रॉब्लम हैपन वी आर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटी। सो हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम के होने से पहले ही उस नॉन कंफर्मिटी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो इस तरह से प्रिवेंटिव एक क्या है, प्रोएक्टिव एक्शन है। देखिए, इस तरह से द टू आर कनेक्टेड, बट फॉर द sake of thorough and effective CAPA structure, they should be defined as an individual process so they can be implemented separately when needed। तो साथियों, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों प्रोसेस क्या है, ऑल्दो ये दोनों प्रोसेस करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं कि करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन को इस तरह से एक साथ लेते हैं कि हम इफेक्टिव वे में काम कर सके। अदरवाइज
हम इसे अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि करेक्टिव एक्शन हम अलग ले सकते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन अलग ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल इनको एक साथ ही लिया जाता है। लेकिन ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम इनको अलग अलग भी ले सकते हैं। साथियों, अब हम समझते हैं कि कापा स्ट्रक्चर जो है या कापा के बारे में आईएसओ 9001 2015 जो है आईएसओ जो हमारा 15 में रिवीजन आया था, वो क्या फोकस देता है या क्या अप्रोच पे बात करता है। देखिए साथियों, कापा एक इट्स नॉट अ न्यू थिंग एक्चुअली। कापा क्या है, काफी टाइम से ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से जब आईएसओ सिस्टम में आया, जब आईएसओ कंपनीज ने आईएसओ लेना शुरू किया, तो वहां पे नॉन कन्फर्मिटी की बात आई और उससे क्लोजर के लिए कापा का यूज किया जाने लगा। लेकिन टाइम के साथ साथ हर स्ट्रक्चर में या हर स्टैंडर्ड जो रिवाइज होता है, तो उसमें इन चीजों को दोबारा से रिव्यू किया जाता है। तो जब 15 में आईएसओ ने अपना 2015 में जब आईएसओ ने अपना स्टैंडर्ड को रिवाइज किया, तो उसने कापा को या कापा प्रोसेस के बारे में क्या कहा या क्या देखा या क्या रिवाइज किया, उसके बारे में हम यहाँ पे साथियों समझेंगे। देखिए साथियों, आईएसओ 9001 2015 चेंज द फोकस फ्रॉम अ समटाइम्स पैसिव बॉक्स टिकिंग प्रिवेंटिव एक्शंस प्लान टू मोर प्रोएक्टिव रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच। तो यहाँ पे आईएसओ 9001 2015 ने क्या कहा, उसने क्या कहा कि आपका जो प्रिवेंटिव एक्शन था, उसने उसे मोर प्रोएक्टिव करते हुए रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच में चेंज किया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब साथियों यहाँ पे ये है कि प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो 2015 के न्यू रिवीजन में वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच में चेंज हो चुका है। तो अब जब आईएसओ 9001 2015 रिवीजन की हम बात करते हैं, तो वहां पे रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात होती है। वहां पे वो स्टैंडर्ड, यहाँ पे आईएसओ 15 जो 2015 है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव एक्शन, इट इज टॉकिंग अबाउट द रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो यहाँ पे वो क्या बात करता है, यहाँ पे रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच की बात करता है। इसका मतलब ये है कि आप प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, लेकिन आप आप इनिशियल स्टेज में रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच को चूज कीजिए और उसके हिसाब से फिर अपने प्रिवेंटिव एक्शंस पे या अपने जो पोटेंशियल इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पे ये बहुत मेजर शिफ्ट था कि 15 में प्रिवेंटिव एक्शंस से फोकस जो चेंज होकर रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच में हुआ। अब समझते हैं साथियों अदर चेंजेस क्या हैं। देखिए, अदर चेंजेस में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चेंज है, अनलाइक द प्रीवियस रिलीजेस ऑफ आईएसओ 9001, this version doesn't require separately documented predefined procedure for preventive actions. So ये मेजर चीज था कि जैसे कि आईएसओ 9001 के प्रीवियस वर्जन्स में कापा प्रोसीजर की बात होती थी, जब ये 15 का वर्जन आया तो इसने ये बोला कि देर इज नो नीड ऑफ प्रीडिफाइंड प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिव एक्शंस। तो इसने प्रिवेंटिव एक्शंस के प्रीडिफाइंड प्रोसीजर के लिए की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है। इसने क्या बोला, आईएसओ 9001 2015 ने बोला कि हमें इसके प्रोसीजर की जो रिक्वायरमेंट पहले वर्जन्स में थी, वो रिक्वायरमेंट अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस वर्जन में प्रिवेंटिव एक्शंस को चेंज करके स्टैंडर्ड ने अपनी जो शिफ्टिंग है उसे रिस्क बेस्ड थिंकिंग में चेंज किया है। देखिए साथ ही और चेंजेस क्या है, बट इट डजेंट मीन प्रिवेंटिव एक्शंस इज एनी लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रिवेंटिव एक्शंस की वैल्यू कम हो गई है। It is still vital component of new risk based thinking approach. जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच का वाइटल कंपोनेंट अभी भी है। क्योंकि जब हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, वहां पे हम पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज स्टिल, दैट मीन्स प्रिवेंटिव एक्शन इज स्टिल अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच। In ISO 9001 2015, it is necessary to compile separate reports for corrective actions and preventive actions in response to non-conformity and quality issues. So, ISO 9001 2015 वर्जन ने क्या कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत नेसेसरी है कि आप नॉन कन्फर्मिटी को क्लोज करने के लिए करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस के सेपरेट रिपोर्ट्स को आप रखिए। इसका मतलब क्या है कि आपको करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस की सेपरेट रिपोर्ट को अपने पास रखना है, अगर आप 15 को कंप्लाई करते हैं। तो जब भी आप
ISO 9001 2015 में अगर ऑडिट होता है और ऑडिट में कोई नॉन कन्फर्मिटी रेज होती है तो आपको वहाँ पे करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शंस की रिपोर्टों को, सेपरेट रिपोर्ट्स को अपने मेंटेन करना है। एंड दीज रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंटरनल ऑडिट्स, और ये रिपोर्ट डेफिनेटली इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंटरनल ऑडिट्स। अब साथियों समझते हैं अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्लॉजेज 8.5.2 ऑफ ISO 9001 2008 is titled corrective actions and requires organizations to eliminate the causes of non-conformity in order to prevent recurrence। तो जब 2008 का जो वर्जन था ISO का, उसने करेक्टिव एक्शंस को बोला था कि करेक्टिव एक्शंस क्या है। करेक्टिव एक्शन बेसिकली क्या है, it requires organizations to eliminate the causes of non-conformity in order to prevent recurrence। तो वहां पे करेक्टिव एक्शंस को ISO 9001 इस तरह समझाता है कि आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी। आपको जो भी एनसीज हैं उनके कॉजेज को एलिमिनेट करना है ताकि वो दोबारा से पैदा ना हो या दोबारा से रिअकर ना हो। अगर हम इस तरह काम करते हैं तो वो जो हमारा एक्शन कहलाएगा वो हमारा करेक्टिव एक्शन कहलाएगा। देखिए प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में ISO 9001 2008 क्या कहता है। वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस टू एंटिसिपेट अ पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड टेक एक्शंस टू एलिमिनेट द कॉजेज एंड प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ दैट प्रॉब्लम दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्रिवेंटिव एक्शन। तो प्रिवेंटिव एक्शन में ISO 9001 2008 ने कहा कि आपको एंटिसिपेट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनिशियल स्टेज में, या आपको प्रॉब्लम के होने से पहले आपको यू हैव टू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू टेक द एक्शंस फॉर कॉजेज एलिमिनेशन। आपको उनके कॉजेज को एलिमिनेशन करना है ताकि प्रिवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, ताकि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में होने से पहले ही खत्म हो जाए। और इस तरह के एक्शंस को ISO 9001 2008 ने प्रिवेंटिव एक्शन कहा। तो साथियों हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ISO 9001 2008 ने किस तरह के एक्शंस को करेक्टिव एक्शन के दायरे में रखा है और किस तरह के एक्शंस को उसने प्रिवेंटिव एक्शन के दायरे में रखा है। बहुत सिंपल है, करेक्टिव एक्शन में क्या करना है कि आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको नॉन कन्फर्मिटी आ चुकी है, आपको उससे कॉजेज पे काम करना है ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो। ऐसा एक्शंस आपका करेक्टिव एक्शंस कहलाएगा। और जहां पे आपने प्रॉब्लम को पहले ही एंटिसिपेट किया है और उसके कॉजेज पे काम किया है ताकि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में हुई नहीं, तो उस तरह के जो भी एक्शंस आपका होगा वो प्रिवेंटिव एक्शंस कहलाएगा। अब देखिए साथियों जब 15 का वर्जन आया तो 15 के वर्जन ने क्या कहा कि उसने करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन से क्लॉजेस को हटा के उसने उसे एक नए क्लॉज में, जो कि क्लॉज नंबर 10.2 था, उसे डाल दिया और जिसका नाम रखा नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। देखिए यहाँ पे इसने प्रिवेंटिव एक्शंस को हटा दिया। इसका मतलब यह है कि जो 15 वर्जन है वो प्रिवेंटिव एक्शन की बात नहीं कर रहा है। वहां पे जो सिंपल जो 2008 में क्लॉजेस 8.5.2 और 8.5.3 थे, इन दोनों क्लॉजेस को रिमूव करके 15 ने एक नया क्लॉज बनाया जिसे 10.2 बोला और उसका नाम रखा नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। साथियों अब हम ये समझेंगे कि जो 10.2 क्लॉज है इट्स अ नाउ यूनिवर्सल इन ऑल थ्री स्टैंडर्ड्स, और वी कैन से इट्स अ कॉमन इन ऑल थ्री स्टैंडर्ड्स। तो अब जो 10.2 है, 10.2 जो क्लॉज है वो ISO 9001, ISO 14001 और ISO 45001 इन तीनों में ही ये कॉमन क्लॉज है जो कि नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस पे बात करता है। साथियों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये भी है कि पहले के जो वर्जन्स होते थे ISO के, हम ISO 9001 की बात करें, 14001 की बात करें या ISO 45001 की बात करें जो कि पहले 18001 था, तो इनमें क्या था कि सेम तरह के एक्शंस होते थे लेकिन उनके क्लॉजेस बहुत डिफरेंट होते थे। हम अगर एनसी की बात करते हैं तो एनसी किसी क्लॉज में वहां पे 3 नंबर क्लॉज में बात हो रही है, लेकिन हम 14001 की बात करते थे तो वो क्लॉज नंबर 7 में बात हो रही होगी। इसका मतलब है कि एक्शन सेम थे लेकिन क्लॉजेज अलग अलग थे। तो जब 15 में जब ISO ने अपने रिविजन्स को सबको दोबारा से रिव्यू किया तो उसने इस जो एक कंफ्यूजन था उसे खत्म किया और उसने एक एक स्टैंडर्डाइज किया इस चीजों को, ताकि यूजर को जो एक्चुअल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या ऑडिटर है उनको इस चीज को याद करने में और इस चीज को फंडामेंटली इंप्लीमेंट करने में दिक्कत ना हो उनको, तो प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए।
तो इस तरह आप देखेंगे कि अब तीनों वर्जन जो हैं आईएसओ के, आईएसओ चाहे 9001 हो, 14001 हो या 45001 हो, तो 10.1 तीनों ही स्टैंडर्ड्स में 10.1 इंप्रूवमेंट की बात करता है, 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस की बात करता है, और 10.3 जो है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और साथ ही थोड़ा कापा का स्ट्रक्चर समझते हैं, कापा में क्या इंक्लूड होता है। देखिए कापा हम बात करते हैं जब हम कापा के करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन से, तो कापा का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कापा का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट को डिजाइन करती हैं। कापा के लिए टीम अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कापा में क्या होता है कि कापा प्रोसेस में द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट एंड हूज़एवर नीड्स टू साइन इट ऑफ। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर होगा वो आपके एनसी जनरेट करेगा, ऑडिटी होगा वो जो उसकी नॉन कंफर्मिटी होगा उसे एक्सेप्ट करेगा और वो उस पर एक्शन लेगा। मे बी वो करेक्टिव एक्शन ले, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए उसे किसी और की हेल्प लेनी पड़े, और कोई एक सुप्रियर पोजीशन पे कोई पर्सन होगा जो इस चीज को वेरीफाई करके क्लोज करेगा। तो अगेन यहाँ पे टीम अप्रोच की बात आती है कापा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली जो कापा की रिपोर्ट होती है, देखिए उसमें क्या क्या होता है। नेचर ऑफ नॉन कंफर्मिटी, कि आपकी नॉन कंफर्मिटी का नेचर क्या है, इसकी सीवियरिटी क्या है, इमीडिएट एक्शंस दैट वर टेकन जो कि लिए गए थे, सस्पेक्टेड कॉजेज क्या है, द प्लान फॉर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है, verification that actions was taken and was effective, and sign off from a quality manager once the process is complete. So ये बेसिकली टिपिकल स्ट्रक्चर है कापा प्रोसेस का, जहाँ पे कापा जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस हैं जो कि नेचर ऑफ नॉन कंफर्मिटी से लेकर साइन ऑफ फ्रॉम द क्वालिटी मैनेजर तक ये स्ट्रक्चर चलता है। अब इसे की स्टेप्स पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साथियों। देखिए देयर इज नो सिंगल टेम्पलेट फॉर कापा प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री। सो इसका कोई सिंगल टेम्पलेट नहीं है, आईएसओ ने इसकी किसी भी सिंगल टेम्पलेट या सिंगल फॉर्मेट नहीं दिया है। यू कैन यूज दिस प्रोसेस एंड यू कैन यूज योर ओन फॉर्मेट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसके हम कुछ की स्टेप्स की बात कर लेते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन कंफर्मिटी। So when a non-conformance, quality issues or defect is noticed by a staff member or customer, the nature of the issue must be recorded. Include as much context and information as possible. तो ये यहाँ पे बात करता है कि जब भी आपकी एनसी नॉन कंफर्मेंस आपको मिलती है, चाहे आप उसे देखते हैं या आपका कस्टमर उसे देखता है या कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर उसे देखता है, तो आपको ने उसे आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन है, इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई नॉन कंफर्मिटी मिलती है तो यू हैव टू इवेल्युएट द सीवियरिटी, आपको उसकी सीवियरिटी को देखना है और आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें कापा जनरेट करना है नहीं करना है। देखिए साथियों बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ छोटे इश्यूज हैं, कुछ बड़े इशू हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू जनरेट कापा फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। सो यू हैव टू डिसाइड ऑन विच प्रोसेस यू हैव टू जनरेट अ कापा, राइट। तो डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड द पोटेंशियल हार्म ऑफ द इशू। तो ये आपको देखना है कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसका पोटेंशियल हार्म क्या है, जिसके हिसाब से आपको कापा प्रोसेस स्टार्ट करना है। साथियों थर्ड जो स्टेप आता है, एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो बात होती है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है कि आपने कापा प्रोसेस आपकी एनसी आई, राइट, एनसी के बाद आपने उसकी सीवियरिटी आपने देख ली। अब उसके बाद उस पर आपको एक्शन लेना है, तो एक्शन में आपको देखना है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल आप यूज कर सकते हो। आप अगर साथियों आपको किस तरह का टूल यूज करना है, इसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे। इज द इशू स्मॉल, मीडियम और लार्ज? इज द सॉल्यूशन ऑब्वियस और अननोन? इज इट रिकरिंग और सिंगल इंसिडेंट? Is it a single cause or multiple causes? Is statistical data analysis required? तो अगर आप ये 5 क्वेश्चंस करते हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल यू हैव टू यूज। तो देखिए अगर छोटी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपका कापा प्रोसेस जनरेट हुआ है एंड आपको बहुत ऑब्वियस है, यू नो द सॉल्यूशंस, तो 3W मतलब आपको व्हाट, वेयर एंड होम, कौन है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ हुई है और कौन से ठीक करेगा, तो आप इसे कर सकते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज मॉडरेट and it is taking maybe the 1 week time, so PDC approach is there. And if the problem is large or high problem, it's a very complex problem and you are thinking it will take the month time, so maybe you need a 80 process, तो वहां पे आपको 80 लेना पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ कि इफ द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड
it will take more than month time or 2 month time. तो which problem solving tool you have to use? This is the question in front of you. बताइए कौन सा टूल आप यूज करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, आपको यूज करना पड़ेगा वहां पे डीमैक और सिक्स सिग्मा टूल। तो जहां पे आपको 3 मंथ का या 3 मंथ से ऊपर आपकी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स और आपको टाइम 3 महीने लगने वाला है, तो आप आपको वहां पे आपको सिक्स सिग्मा टूल और डीमैक के थ्रू आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। कुछ मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। आप 8D यूज कर सकते हैं, आप 5Y अप्रोच को यूज कर सकते हैं, साथ ही फॉल्ट ट्री एनालिसिस वन ऑफ द टूल जो कि आप यूज कर सकते हैं। 7QC टूल्स वेरी पॉपुलर एंड वेरी रियलिस्टिक टूल एक्चुअली, विच इज वेरी यूजफुल इन इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ये आप यूज कर सकते हैं। एंड द if the problem is complex and it will taking the more than 2 month or 3 month, so आप फिर you need to choose the DMAC फिलोसफी। तो डीमैक इन सबको आप मेरी अदर वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। डीमैक के बारे में काफी अच्छे से मैंने समझाया है, 7QC टूल्स के लिए अलग वीडियो बनाई है, तो वहां पे आप इन वीडियोस को समझ के आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही अगला जो स्टेप आता है इन्वेस्टिगेशन आता है। आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल आइडेंटिफाई कर लिया लास्ट स्टेप में, अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है, रूट कॉज को आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट कि वो रूट कॉज आपने जो लिया है वो सही है नहीं है, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। सो चौथी जो स्टेज आती है साथियों, इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जहाँ पे आपको करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। So in some cases you need to implement both of the corrective action, preventive actions, or maybe in some time only the one action is sufficient. So suppose let's say there is a case जहाँ पे one time कोई issue हुआ है और तो वहाँ पे corrective action is more than sufficient. So but कहीं पे आपको लग रहा है कि this is a recurring nature. So वहाँ पे उस cases में you need to find out the what is the preventive actions for these issues. So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन को आप साथ साथ भी ले सकते हैं। देन साथ ही मॉनिटरिंग की बात आती है। मॉनिटरिंग वंस इम्प्लीमेंटेड द करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, सो यू नीड टू मॉनिटर हाउ मच योर एक्शंस आर इफेक्टिव। सो इफेक्टिवनेस के लिए आपको उसको मॉनिटर करना है और मॉनिटर करके ध्यान देना है कि वो जो एक्शंस हैं वो प्रॉपरली वहां पे फॉलो किए जाएं। एंड साथियों अगला जो मॉडिफिकेशन, सो इफ यू फाइंड आउट इफ देयर इज सम गैप इन योर कापा प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई गैप रह गया, तो यू हैव टू चेंज योर डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो भी वहां पे एक्शंस आइडेंटिफाई किए इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज पर द योर डिजाइन और एज पर योर कमिटमेंट। तो ये भी आपको ध्यान देना है। साथियों कापा एट ए ग्लांस में हम देख लेते हैं 7 स्टेप ऑफ कापा जो हमने पीछे भी डिस्कस किए, यहाँ पे वन एट ए ग्लांस में हम बात करते हैं। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप था इवेलुएट रिस्क एंड इम्पैक्ट। थर्ड स्टेप था एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन द प्रॉब्लम, जहाँ पे अपने डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने आइडेंटिफाई किया है। चौथा स्टेप से साथियों एनालाइज द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉजेस। पांचवा स्टेप है क्रिएट एन एक्शन प्लान। छठा स्टेप है साथियों इम्प्लीमेंट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस और सातवां स्टेप है वेरीफाई इफेक्टिवनेस। सो कापा के ये 7 प्रोसेस हैं और इन 7 प्रोसेस को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस में, तो आपका जो करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। साथियों इस तरह आज हमने करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के प्रोसेस को समझा और हमने ये भी समझा कि ISO 9001 2015 इसके बारे में क्या कहता है और वहां पे रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच पे बात की गई है, जो कि अब हमें बताती है कि हमें अपने प्रिवेंटिव एक्शंस को रिस्क बेस्ड थिंकिंग में कन्वर्ट करना है। और रिस्क बेस्ड थिंकिंग का जो प्रिवेंटिव एक्शन वाइटल टूल है। देखिए रिस्क बेस्ड थिंकिंग और प्रिवेंटिव एक्शन में ये फर्क है कि हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग में एंटिसिपेट करते हैं और पहले ही इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर प्रिवेंटिव एक्शंस में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही डिस्कशन। नमस्कार।